आदाब। लगातार सरहदी इलाकों में हमारा दौरा चल रहा है। इस वक्त हम पुंछ में हैं और जिस तरह आपको पता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो वार हाल ही दिनों में हुई, उससे कितना कुछ इफेक्ट राजौरी पुंछ के लोगों के ऊपर पड़ा, ये आप तमाम लोगों को पता है, मालूम है। इसी वार को किस तरह जो है नेशनल मीडिया पर दिखाया गया, ये भी आप तमाम लोगों को मालूम है। मैं इस वक्त उस शहर में हूँ जिसको जो है वार का हब कहा जाता है। वार का हब इसलिए कहा जाता है, पाकिस्तान जो है एक पहाड़ी छोड़कर दूसरी तरफ यहाँ पर है। मेरे साथ फार्मर रिटायर्ड प्रिंसिपल जो है MH शाह साहब मौजूद हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। इन्होंने इस वार को पूरी तरह से देखा, रियलाइज किया और ख़ास करके लोगों के साथ जो है इनका उठना बैठना और वो पूरा जो सिस्टम था उसको इन्होंने अपनी आंखों से कैद किया। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू सर। जो ये वार हुई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, जिस वार को नेशनल मीडिया पर बड़ा ही बढ़ चढ़ कर दिखाया गया, वार की स्थिति बनाई गई, सायरन लगातार जो है नेशनल मीडिया पर बज रहा था। आप मुझे ग्राउंड रियलिटी बताइए, क्योंकि आप पाकिस्तान के बहुत हवाई फैसले के लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, तो आप बताइए यहाँ पर क्या कुछ सिचुएशन व्यवस्था है। देखिए जी, यूं तो पहले भी यहाँ पे फायरिंग रहती थी बॉर्डर के ऊपर, तो एक रेगुलर जो है वो प्रोसेस था, फायरिंग एक दूसरे की पोस्टों पे करते रहते थे। जब से वाजपेयी साहब के दौर में पीस इनिशिएट हुआ और पीस एग्रीमेंट हुआ, तो उसके बाद बॉर्डर पे वो शेलिंग और फायरिंग बंद हो गई और लोग सुकून से रहते थे। ये जो रिसेंटली जब हमारे पहलगाम में मिलिटेंट्स ने हमला किया और बेगुनाह हमारे टूरिस्ट से उनको वहाँ पे किल कर दिया, बहुत ही ब्रूटल एक्ट था वो और सारी दुनिया ने कंडेम किया, हम भी उसको कंडेम करते हैं। उसके बाद दोनों ममालिक के बीच में कशीदगी जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ गई और उसके नतीजे में ये हुआ कि 7 तारीख को जो है वो यहाँ हमारे यहाँ शेलिंग स्टार्ट हो गई। ये पुंछ जो शहर है, तो ये इसकी अपनी एक मुनफरिद तारीख, इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करती थी, तो तब से ये हेडक्वार्टर था इसका। लेकिन डिवीजन के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिश हुई और ये जो हेडक्वार्टर है ये उस LOC से चंद किलोमीटर दूरी पे आज की डेट में मौजूद है। तो 7 तारीख का ये हुआ कि रात को लोग सो गए, चूंकि हुकूमत ने कहा था दूसरे दिन जो है वो हम एक मॉक ड्रिल करेंगे और उस ड्रिल का इंतजार लोग कर रहे थे कि रात को ही शेलिंग जो है वो शुरू हो गई। और हमने ये देखा कि जो शेलिंग थी वो इतनी भयानक थी कि हर तरफ जो है वो बम ही बम बरस रहे थे और उसकी वजह से बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो गया, बहुत सारी यहाँ पे शहादतें हो गई और सबसे ज्यादा लोगों की मौत जो है वो पुंछ में ही हुई है। और ये पूरा बॉर्डर का इलाका, वो मेंढर हो, बालाकोट का इलाका हो, सावजियां हो, मंडी हो, और इस बार तो ऐसा लगा कि जिला पुंछ में कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहां पे बम न गिरे हों। सुरनकोट को सबसे सेफ माना जाता है, तो इस बार सुरनकोट में भी बड़े भयानक बम जो है वो गिरे। सर, अगर बात हम करें, जिस तरह सुनने में आया है कि एक माँ बाप के जो है 2 ही औलाद थे, 11 साल शादी के बाद इंतजार करने के बाद जो है उनको अल्लाह ताला ने नवाजा था, जिया और जैन शायद उनका नाम था, तो वो 2 औलाद भी चले गए जी। उसके बाद हमारे जो ज़ैवुल उलूम एक मदरसा यहाँ पर है, जिसके बानी कारी इकबाल साहब थे। हिंदुस्तानी मीडिया पर एक नैरेटिव चलाया गया कि ये जो है ये दहशतगर्द थे, आतंकवादी थे, और बाद में जो है माफ़ी मांगते हैं। क्या माफ़ी से काम चलेगा? क्या इस तरह की हरकतें करने से काम चलेगा? हिंदुस्तानी मीडिया ये कहती है बार बार कि पाकिस्तान ने हमारे रिलीजियस प्लेस पर अटैक किया, पर वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया भी ये दावा करती है कि पाकिस्तान के मदरसों पर भी हमला किया गया। सवाल 2 ये एक साथ है। पहली बात तो ये है कि वो 2 बच्चे वो सिंबल ऑफ रिसेंट मिलिट्री ऑपरेशन बन गए। उस फैमिली में वाकई वो 2 बच्चे थे और बड़ी देर के बाद उस फैमिली में वो बच्चे हुए थे, जुड़वा थे, इतने प्यारे बच्चे थे, पूरे मोहल्ले में सभी उनसे प्यार करते थे। बट वो पाकिस्तान की शेलिंग ने
आ करके उनकी जान ले ली और पेरेंट्स भी जख्मी हो गए। और उन बच्चों के जो वालिद साहब हैं वो आज भी मास्टर जी हैं, वो आज भी जम्मू मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। तो वो नेचुरली उन बच्चों को देख के तो सारी दुनिया ने उनके ऊपर दुख किया, वो गलत बात हो गई, नहीं होना चाहिए था। दूसरा जो सबसे हमने लोवेस्ट जो चीज देखी वो इंडियन नेशनल मीडिया, जिसको सही में आजकल गोदी मीडिया कहा जाता है और कुछ लोग उसको डॉगी मीडिया भी कहते हैं। पुंछ के हवाले से बहुत पुअर रिपोर्टिंग उन्होंने की। और जामिया ज़ियाउल उलूम एक बड़ा इदारा है और उस इदारे की सोशल सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हमेशा रहती है। यहाँ का जो सेकुलरिज्म, भाईचारा, आपसी मेल मिलाप है, उसके अंदर जबरदस्त कंट्रीब्यूशन उस इदारे की रहती है। उसमें एक टीचर थे बड़े सीनियर, पिछले 20 सालों से पढ़ाते थे, शरीफुन नफ्स। उस इदारे पर पाकिस्तान की तरफ से एक शल पड़ता है और उस शल की वजह से वो मौलाना शहीद हो जाते हैं जी। एक मैं यहां पे मेंशन करना चाहता हूं कि पुंछ को आप इस तरह भी अप्रिशिएट करिए कि उनको हॉस्पिटल में पहुंचाने वाले हमारे फॉर्मर एमएलसी प्रदीप शर्मा थे, जिन्होंने हाथ पे उठा करके उनको वहां हॉस्पिटल में ले जाकर के पहुंचाया। तो जब वो नेशनल मीडिया में 2 दिन के बाद रिपोर्ट आती है, वो मैंने खुद भी देखी और 5-6 चैनल्स ने उनको बताया और वो शायद किसी एक ने फीड किया और वो सभी चैनल्स ने उठा लिया। वो जो यहाँ के टीचर थे इस इदारे के, उनको पोर्ट्रे किया गया कि ये पाकिस्तान में एक इदारा है और ये उसके हेड थे, ये टेररिस्ट थे। और जो पहलगाम अटैक हुआ या पुलवामा में अटैक हुआ था, तो ये पता चला कि ये उसके मास्टरमाइंड थे और वो एक बहुत बड़े टेररिस्ट थे। बड़ी कामयाबी इंडिया को मिली। मैं समझता हूं कि ये सबसे वर्स्ट रिपोर्टिंग थी एंड दिस वाज अ शेम फॉर द नेशनल रिपोर्टिंग कि एक हिंदुस्तानी आदमी जो पाकिस्तान की शेलिंग से शहीद हो जाता है, आप उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं। ये गलत बात है और नेशनल मीडिया जो है वो वैसे भी अपनी साख खो चुका है, कोई बिलीव ही नहीं करता और मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग चैनल भी देखते हों। और जब इस तरह की रिपोर्टिंग करेंगे तो देखेगा भी कौन इनको। तो तीसरी बात ये रही कि ये दोनों तरफ से ये बातें कही गई कि उन्होंने हमारे जो है वो रिलीजियस स्पॉट्स थे उनके ऊपर शेलिंग की और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर शेलिंग की। कुछ फोटोग्राफ्स भी, वीडियोस भी जो है वो सामने आई हैं, ऐसा हुआ होगा। और जब वार होती है तो उसमें ये बचा करके फायर करना, ये वही समझ सकते हैं कि कैसे ये चीजें बचाई जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ये रहा कि पुंछ के लोगों ने बड़ी तकलीफ देखी और यहाँ पे एक जो मैं समझता हूं कि चीज होनी चाहिए थी कि इस अटैक से पहले लोगों को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था किसी सोर्स के जरिए, चाहे वो सायरन बजता, चाहे वो इंफॉर्मेशन होती। लेकिन लोग अनअवेयर पकड़े गए, इसमें लोगों को कोई पता नहीं था कि ये शेलिंग होने वाली है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन शेलिंग हो गई। सवाल मेरे कुछ है, जिस तरह एक बहन जो है पुंछ की ये कहती है, जो कि सिख समुदाय से ताल्लुक रखती है, वो ये कहती है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, पहलगाम में जो 26 से 27 लोग शहीद हुए उनके लिए आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, मगर जो हमारे लोग अब शहीद हुए उनके लिए कौन सा आप ऑपरेशन करने वाले हैं? हमें किस तरह जो है आप सेटिस्फाई करेंगे? नहीं, वो बड़ी सही बात उन्होंने बोली कि वो जो शहीद हुए वो सब ने उनके लिए जो है वो ताज़ियत की, उनके लिए इजहार अफसोस किया। लेकिन अब जो ये अभी ऑपरेशन हो गया, इसमें भी बहुत सारे लोग मर गए, तो यकीनन उनको दुख तो है कि उनके लिए तो आपने वो ऑपरेशन किया, अब हमारे लिए क्या करेंगे? तो ये सवाल उनका जायज है और हुकूमत को यकीनन इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि जब एक तरफ हम कोई पॉजिटिव चीज करते हैं तो उसका फॉलोआउट जो है वो जितने लोग पहलगाम में मारे गए उससे ज्यादा तो ये जो मिलिट्री ऑपरेशन हुए उससे ज्यादा लोग हिंदुस्तान में तो उससे मारे गए और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी लॉस हो गया। तो ये यकीनन गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए। एक खबर हो रही थी कि जब पुंछ में इस तरह के हालात बने तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है पुंछ छोड़कर चली गई और एक्टिवेट नहीं किया गया, ठीक तरह से लोगों को बताया नहीं गया कि वार होने वाली है, जंग होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ जो है एक रिहर्सल बताया गया कि रिहर्सल होने वाली है। हाँ, वो सही है। एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए जो तस्करा आप कर रहे हैं, मैं चूंकि आई विटनेस हूं इस चीज के लिए, जब ऊपर से गोले पड़ रहे हूं और बिना किसी डायमेंशन, बिना किसी फोकस के, बिना किसी जो है वो फिक्स्ड टारगेट के, जब ऊपर से इतनी बड़ी तादाद में शेलिंग हो रही हो
तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई हो, जैसे हमारी मिलिट्री होती है, वो भी ऐसी शेलिंग में अपने मोर्चों में चले जाते हैं। तो मैं चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन का तज़किरा आया तो उस वक्त हालत ऐसी थी कि कोई भी इंसान जो है वो बाहर निकलने से डर जाता था, खौफ खाता था कि अभी मेरे ऊपर जो है वो गोला पड़ जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो घर से बाहर निकले, ऊपर से शेल पड़ा और उनकी डेथ हो गई। तो हमको यकीनन जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का सेटअप है उसको थोड़ा एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को डेफिनेटली अपग्रेड और एफिशिएंट करने की जरूरत है। मेडिकल फैसिलिटीज हमने देखी कि जो हमारे पास पुंछ में अवेलेबल है, वो इतने बड़े क्राइसिस को मैनेज करने के लिए वो मेडिकल फैसिलिटीज सफिशिएंट नहीं है, चाहे वो डिस्पेंसरीज की बात हो या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो। तो मुझे लगता है कि मेडिकल फैसिलिटीज को भी अपग्रेड करने की जरूरत है। अगर आइंदा कुछ ऐसे होता है तो अवेलेबल फैसिलिटीज से वी कांट हैंडल द क्राइसिस। एस जयशंकर फॉर्मर मिनिस्टर हमारे कहते हैं कि हमने जी पाकिस्तान को कहकर वार की और अपने लोगों को बताया तक नहीं। उनको अगर उन्होंने कहा, उसके बाद कहते हैं हमने जी 9 टेररिस्ट ठिकानों पर वार की, तो क्या पाकिस्तान के लोग इतने मूर्ख है, इतने बेवकूफ है कि उन दहशतगर्दों को उधरी रखा होगा? नहीं, इस पर ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा एक इस वक्त डिस्कशन का बाइस बनी हुई है कि आप किसी कंट्री के अंदर ऑपरेशन कोई करते हैं और आप फिर इन्फॉर्म करके करते हैं। तो ये उन्होंने जो उनकी स्टेटमेंट आई थी जैसे टीवी में और सोशल मीडिया में, वो अभी भी वो स्टेटमेंट मौजूद है, इसमें उन्होंने कहा था कि हमने उनको इन्फॉर्म किया। तो इसका फॉलो आउट ये रहा कि अब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हो रहा है कि आपने तो एक्सपोज कर दिया हमारा जो पूरा प्लान था कि हम अटैक करने जा रहे हैं, और अदरवाइज भी वो नहीं करना चाहिए था। मैं ये अपने जाती तौर पर एज अ सिटीजन, हम्बल सिटीजन, मैं ये कहूंगा कि जब कोई ऑपरेशन करना है वो बताना नहीं चाहिए। एक एप्रिसिएशन मैं जरूर करना चाहूंगा कि जो ऑपरेशन था वो बहुत ही प्रिसाइज था, एक्यूरेट था, और जो उन्होंने टारगेट फिक्स किए थे तो वो वही टारगेट्स हिट हुए, पहला जो हमारा जो अटैक था उसमें। अब ये तो नेचुरली नहीं बताना चाहिए। जब दूसरे कंट्री को आप कहेंगे हम अटैक करने जा रहे हैं तो वो जाहिर है वो तैयारी कर लेगा और वो हमारे लिए नुकसान वाली बात बन जाती है। अलबत्ता एक चीज मैं मान करके चलता हूं कि हमें फॉरेन पॉलिसी करेक्शंस की जबरदस्त जरूरत है। जो नैरेटिव हम बनाते हैं, the language of that narrative needs to be upgraded, and as and when we speak on certain issues at the level of the highest office in India or at the level of foreign ministry, the choice of words have to be very superior, very calculated, because कोई भी लफ्ज ऐसा बोल दिया जाता है आज की डेट में, चूंकि आप इंटरनेशनल वर्ल्ड को एड्रेस कर रहे होते हैं, तो उसमें आप ये लिबर्टी लेके तो बच नहीं सकते हैं कि आपके मुंह से कोई लफ्ज निकल गया और वो आपको छोड़ देंगे। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सेकेंडली, जो लास्ट की बात कि जो हमारे फॉरेन पॉलिसी की वीकनेसेस हमें सामने आई हैं, वो ये कि जब ये मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो पाकिस्तान के साथ चाइना के साथ खड़ा हो गया। उसने अपने सैटेलाइट पाकिस्तान के हवाले कर दिए, अपना जो एयरफोर्स की जितनी भी वो इक्विपमेंट्स थी वो दे दी उनको, इंफॉर्मेशन दे दिया, रडार सिस्टम दे दिया उनको, और जिसकी वजह से कि उसको सपोर्ट मिल गई। इसी तरह तुर्की आ गया, उसने अपने ड्रोन भेज दिए, सब भेज दिए। अजरबैजान ने भी कहा कि हम सपोर्ट करेंगे। बांग्लादेश का सिलसिला भी रहा। अमेरिका ने भी लोन दे दिया, वो तो उन्हीं दिनों। हाँ, और उन्हीं दिनों लोन दे दिया। तो मैं समझता हूं कि we need to make necessary corrections in our foreign policy, और हमको जो ममालिक हैं उनके अंदर जो ताल्लुकात हैं हमको बढ़ाने की जरूरत है। और इस मामले में हमने देखा कि हिंदुस्तान इस ऑपरेशन में अकेला खड़ा होता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ फॉर्मर प्रिंसिपल जो है एम ए शाह साहब थे, मौजूद थे। इनके साथ हमारी खुसूसी बातचीत हुई, और उसके साथ साथ में ये ब्यूरो चीफ दिल्ली उड़ान के भी हैं, इनके साथ बातचीत हुई, और क्या कुछ ग्राउंड रियलिटी है ये हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद रहेगी मुझे कि आप इसी तरह प्यार देते रहेंगे, हमारे वीडियोस को शेयर करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।